हेलो फ्रेंड्स, निधि श्री एकेडमी से मैं हूं आशीष और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टर्क्स इन्वेडेड इंडिया। ये पेपर 1 MPPSC 2020 का पार्ट है। बहुत ही बड़ी हिस्ट्री दी हुई है टॉपिक में, जिसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इकोनॉमिक है, सोशल है, कल्चरल है, रिलीजियस है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है 11th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक, मतलब लगभग 700-800 साल की हिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन टॉपिक्स में है। ठीक है, एक तो ये सिलेबस है। दूसरी बात, हम लोग इस लेक्चर में ये देखने वाले हैं कि भाई टर्किश एम्पायर इंडिया में आया तो कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़रिए, पर ये आया कैसे, उस टाइम वेस्ट एशिया में या सेंट्रल एशिया में ऐसे क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे। तो ये पूरा सिलेबस हम लोग 4 टॉपिक्स में पढ़ेंगे। पहला तो वेस्ट एशिया के बारे में देखेंगे कि उस समय क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे। फिर गजनविड्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने महमूद गजनी के बारे में सुना होगा कि वो इंडिया कैसे आया, क्यों आया, ये हम लोग देखेंगे। फिर तीसरे नंबर पे गौरिट्स, मोहम्मद गौर के बारे में आप जानते होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और लास्ट में पृथ्वीराज चौहान, वो कैसे बैटल ऑफ तराइन हुआ, कैसे वो तराइन का युद्ध हार गए और कैसे टर्किश एम्पायर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। तो ये पहला चैप्टर है। थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और इसका बहुत जगह यूज़ होगा। अगर आप मुग़ल सल्तनत के बारे में भी पढ़ेंगे, मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका भी यूज़ है कि ऑटोमान कैलिफेट से मुग़ल एम्पायर कैसे रिलेटेड था। तो पूरे मिडीवल हिस्ट्री में ये चैप्टर आपको काम आएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है पुरानी, 7th सेंचुरी AD की बात हो रही है। पोस्ट डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद ऑन 632 CE, द अरेबियन ट्राइब्स विच वेयर बाय देन इस्लामाइज्ड स्टार्टेड कॉन्करिंग द रीजन अराउंड अरेबिया। प्रॉफिट मोहम्मद के पहले क्या था, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम धर्म को ईजाद किया था। इसके पहले क्या था कि जो सऊदी अरेबिया में जो लोग रहते थे वो ट्राइब्स के फॉर्म में रहते थे, उनके पास कोई धर्म नहीं था। उसके बाद जब ये सारे ट्राइब्स इस्लामाइज्ड हो गए बिकॉज ऑफ प्रॉफिट साहब, उनके मृत्यु के बाद क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया में इस्लाम धर्म फैलने लगा, साथ ही साथ आसपास के रीजन को भी कॉन्कर किया जाने लगा। इसलिए कॉन्कर किया जाने लगा ताकि आसपास के रीजन में भी इस्लाम धर्म फैल सके। ठीक है, द कॉन्कर्ड टेरिटरीज वेयर पुट अंडर द लीडरशिप ऑफ कैलिफ। अब जो आसपास की जो जगहें हैं जिनको कैप्चर किया जाने लगा, उस टाइम के पे कुछ पुराने एम्पायर भी हुआ करते थे, जैसे बाइजेंटीन एम्पायर, ठीक है, ससानिया एम्पायर। तो ससानिया तो बहुत कमज़ोर हो गया था, बाइजेंटीन एम्पायर को भी इन्होंने काफ़ी हद तक, उसकी काफ़ी टेरिटरीज़ को ये इस्लामिक रेडर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था और वहाँ पे इस्लाम धर्म फैला रहे थे। ये जो पूरी टेरिटरीज़ बनी, इसका कोई राजा होना चाहिए, तो वो राजा कहलाया कैलिफ यानी खलीफा। तो कैलिफ होता है, कैलिफ इज़ अ पॉलिटो सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट, मतलब पैगंबर साहब का जो अगर किसी को सक्सेसर मानेंगे, जिसके अंडर, जिसके छत्र छाया में सारे मुसलमान हैं दुनिया भर के, उसको कहते हैं खलीफा यानी कैलिफ। तो टोटल 4 कैलिफ हुए हैं अलग अलग सेंचुरी में। पहला कैलिफेट था राशिदून कैलिफेट, फिर दूसरा था उमैयद, तीसरा था अब्बासिद और चौथा था और आखिरी था ऑटोमान कैलिफेट। ये ऑटोमान कैलिफेट अगर आपको याद हो तो खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम, जो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, उस टाइम ऑटोमान कैलिफेट जो है डिसइंटीग्रेट हो गया था, ख़त्म हो गया था, और इसलिए खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ख़त्म हो गया। हमारा मतलब रशीदून और उमैयद से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है अब्बासिद से। अब्बासिद कैलिफेट से हमको मतलब है। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इस्लामिक एक्सपेंशन कैसे हुआ। मोहम्मद साहब के समय सिर्फ ये जो सऊदी अरेबिया वाला रीजन है, जो आपको ये सऊदी अरेबिया वाला जो पूरा रीजन दिख रहा है, सिर्फ वहाँ इस्लाम धर्म फैला। फिर राशिदून कैलिफ साहब देख सकते हैं कितना फैला हुआ है। फिर उमैयद कैलिफेट्स में तो ये स्पेन तक पहुँच गया था, इधर स्पेन और इधर पाकिस्तान तक इस्लाम धर्म फैल चुका था। ठीक है, अब हम लोग सीधे चलते हैं, उमैयद और राशिदून को हम लोग बाईपास करते हैं और सीधे अब्बासिद कैलिफेट में चलते हैं। तो अब्बासिद कैलिफेट इज़ फॉर्म्ड बाय अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तालिब आफ्टर हैविंग ओवरथ्रोन उमैयद कैलिफेट पोस्ट अब्बासिद रेवोल्यूशन। कोई उस समय रेवोल्यूशन आया होगा वेस्ट एशिया में, जिसमें जो एग्जिस्टिंग उमैयद कैलिफेट रहा होगा उसको ओवरथ्रो किया गया और अब्बासिद कैलिफेट स्थापित हुआ। They were considered holy because they claimed to belong to the same tribe to which Prophet Muhammad belonged.
एक्चुअली जितने भी कैलिफेट हुए ना वो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट मोहम्मद के ही कोई डिसेंडेंट्स रहे होंगे, चाहे वो ग्रैंड फादर की तरफ से हों, ग्रैंड मदर की तरफ से हों, कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोहम्मद से किसी तरीके से वो जुड़े रहे होंगे। भाई प्रॉफिट मोहम्मद से जुड़े कोई प्रॉफिट मोहम्मद का कोई अगर डिसेंडेंट है वो कैलिफ बनेगा तो उसकी लेजिटिमेसी ज़्यादा होगी ना। दुनिया भर के मुस्लिम उसको अपना राजा क्यों मानेंगे, अपना खलीफा क्यों मानेंगे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। अब अब्बासिद अम्पायर काफ़ी बड़ा अम्पायर था, ये दिख रहा होगा आपको। तो अब्बासिद अम्पायर यूज टू बाय टर्किश स्लेव्स एंड यूज देम फॉर मर्सनरी एक्टिविटीज़। अब्बासिद एम्पायर उस समय क्या किया करता था कि क्योंकि एक तो एम्पायर बहुत बड़ा है, कुछ लोग यहाँ पे ईरानियन हैं, कुछ लोग यहाँ पे इस्लामिक हैं, कुछ लोग यहाँ पे अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पे टर्किश भी हैं। तो इन लोग क्या करते थे, सेंट्रल एशिया से जो टर्क स्लेव्स होते थे, उस समय स्लेव मार्केट बहुत बड़ा हुआ करता था, तो टर्किश स्लेव्स को लाते थे अपने एम्पायर में, और ये बहुत अच्छे वॉरियर होते थे, बहुत अच्छे मर्सनरी होते थे, पैसा देकर मारने का काम करते थे, ठीक है। तो इनको पकड़ के अपने एम्पायर में ले आते थे। Soon they were Islamized and became kingmaker. These Turkish slaves easily changed sides. अब ये टर्की स्लेव्स आते तो गए, स्लेव के रूप में ही आए, लेकिन धीरे धीरे इनका स्टेटस बढ़ा, इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया इन टर्किश स्लेव्स ने, और धीमे धीमे ये किंग मेकर बनने लगे कि भाई कोई अगर राजा का अगर कहीं भी वीक पड़ जाए तो ये लोग नोबल्स के साथ मिलकर या उसके जो भी कंटेंडर होगा उसके साथ मिलकर राजा को मरवा देते थे और किंग मेकर के रूप में काम करने लगे टर्किश स्लेव्स, और इन्होंने इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया। तो मतलब बिल्कुल वैसे ही हो गए ये लोग कि मतलब अब्बासिद एम्पायर में आकर उस पूरी तरह से एसिमिलेट हो गए। तो ये अब एक क्लोज़र पिक्चर है अब्बासिद कैलिफेट की, आप लोग देख सकते हैं। ये है अपना सेंट्रल एशिया, ठीक है। सेंट्रल एशिया से बगदाद, जो कि अब्बासिद कैलिफेट की कैपिटल थी, वहाँ पे लाया जाता था स्लेव्स को पकड़ के, ठीक है। और ये स्लेव्स की क्या ख़ास बात होती थी, ये लोग बहुत अच्छे घुड़सवार हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे हॉर्स राइडर, बहुत ही अच्छे आर्चर, तीरंदाज भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी है, तो जो पुराना सिल्क रूट हुआ करता था, जो चाइना से जो है कनेक्ट होके जाता था ग्रीस तक और पूरा ऊपर यूरोप तक, तो कोई भी ट्रेड एक्टिविटी नहीं हो सकती जब तक आप मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस नहीं करते। और ये मेडिटेरेनियन सी को आप तभी क्रॉस कर सकते हैं जब आप अब्बासिद अम्पायर से होकर गुजरें, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये अब्बासिद कैलिफेट या अब्बासिद अम्पायर जो है उस समय का सबसे रिच अम्पायर हुआ करता था देखा जाए तो, ठीक है। अब जब कोई एम्पायर इतना बड़ा हो तो उसको कंट्रोल कर पाना या उसको कंसोलिडेट किए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिंस अब्बासिद अम्पायर वॉज अ ह्यूज एम्पायर कंप्राइजिंग सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स एंड एथनिक आइडेंटिटी, देयर वेर अरब्स, इरानियन एंड इस्लामाइज्ड टर्क्स, they were dominating the chunk. Iranians were not able to accept Arabian culture and language, and this led to disintegration of great Abbasid empire. भाई बहुत सारे ईरानियन भी थे उसमें, और ईरानियन और अरब्स में कभी भी जमी नहीं, आज भी नहीं जमती और उस समय भी नहीं जमती थी। थे तो दोनों इस्लामिक, लेकिन एक दूसरे की लैंग्वेज, एक दूसरे का कल्चर लोगों को नहीं पसंद था। और अब्बासिद एम्पायर में तो अलग अलग तरह के लोग रहते थे, कुछ लोग अरेबियन हैं, कुछ लोग टर्क्स हैं, कुछ लोग ईरानियन हैं, तो जाहिर सी बात है ये एम्पायर टूटना ही था। अब्बासिद एम्पायर टूटा, समानिद एम्पायर आ गया। बस हल्का हल्का बता, एक स्टोरी मालूम होना चाहिए बस आपको, इसको कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने या याद रखने की ज़रूरत नहीं है। समानिद एम्पायर प्रो ईरानियन एम्पायर विथ इट्स कैपिटल एट खोरासान। ये लोग ईरानियन एम्पायर था, प्रो ईरानियन एम्पायर था। ये खोरासान एक जगह है ईरान में, वहाँ पे इसकी कैपिटल थी। लेटर ऑन समानिद एम्पायर फेल अंडर सक्सेशन स्ट्रगल and this gave Alp-Tajin, a Turkish slave, rose to the position of governor, an opportunity to cross the Hindu Kush mountains southward and captured Ghazna, located in present-day Afghanistan, and thereby establishing his own principality, which was later known as Ghaznavid Empire. This Ghaznavid Empire rose to its prominence under the reign of Mahmud Ghazni. तो ये अब कहानी आगे बढ़ी। तो जब समानिड एम्पायर जो है वीक होने लगा, तो उसी के खुद के गवर्नर ने, जो समानिड एम्पायर का ही गवर्नर था अल्प-तजीन, ये गजना चला गया। ये इस समय अफ़गानिस्तान में एक जगह है गजना,
वहाँ पे जाके अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। वहाँ पे उसने अपना खुद का किंगडम बनाया जो गजनाविड एम्पायर कहलाया। और ये गजनाविड एम्पायर जो है बहुत विशाल एम्पायर बना महमूद गजनी के रेन में। ठीक है, बाद में गजनाविड एम्पायर का भी वही हुआ जो देखा जाए तो लगभग हर एम्पायर का होता है, चाहे वो मुग़ल एम्पायर ही क्यों ना हो। बाद में गजनाविड एम्पायर भी डिसइंटीग्रेट होता गया और उसकी जगह गौरिट्स ने ले ली। तो यही बताया गया कि द घूर या गौर जो भी बोलते हैं, द गौर स्टार्टेड ऑफ एज अ वेसल ऑफ गजनी रूलर्स, लेटर ऑन दे थ्रू देयर योक एंड इस्टेब्लिश अ गौरिड एम्पायर। ठीक है, तो गजनी के एम्पायर को टेक ओवर किया गया बाई गौरिड्स। तो उस समय का ये जो वेस्ट एशिया और कुछ सेंट्रल एशिया कुछ ऐसा दिखता था। बहुत सारे छोटे छोटे एम्पायर बन चुके थे। फातमिड्स बन गया था, बाइजेंटीन एम्पायर बहुत पुराना है, ये मोहम्मद साहब के टाइम का है। लेकिन हमें मतलब है गजनाविड एम्पायर से। गजनाविड एम्पायर से इसलिए मतलब है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता जा रहा था महमूद गजनी के टाइम, और ये ग्रो करते करते इंडिया के करीब आ गया था। अगर आप देखें तो इंडिया के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था गजनाविड एम्पायर। तो जब कोई एम्पायर इतना करीब आ गया है तो वो एक्सपैंड कहाँ करेगा? वो एक्सपैंड इंडिया की तरफ ही करेगा, या तो इंडिया को कोई नुकसान पहुँचाएगा या तो इंडिया को प्लंडर करेगा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि गजनाविड एम्पायर ने इंडिया को किस तरह से प्लंडर किया। तो अब ये बात चल रही है लेटर हाफ ऑफ 10th सेंचुरी या अर्लियर 11th सेंचुरी की। उस समय हिंदू शाही डायनेस्टी का राज हुआ करता था पंजाब से लेकर के काबुल तक। ये जो पंजाब जब भी हम लोग बोल रहे हैं मिडीवल हिस्ट्री में जब बोलें तो पंजाब का मतलब होता है पूरा पाकिस्तान वाला पंजाब, और वहाँ से लेकर के काबुल तक हिंदू शाही डायनेस्टी का राज था। द मॉडर्न डे पंजाब अप टू काबुल वॉज अंडर हिंदू शाही डायनेस्टी, एंड एट दैट टाइम द रूलर वॉज जयपाल, who could see the danger posed by the rise of an independent state based on गजनी। तो हिंदू शाही डायनेस्टी का उस समय राज था, जयपाल राजा थे, और उन्हें भी पता था कि एक बहुत पावरफुल एम्पायर जस्ट बगल में ही फ्लरिश कर रहा है गजनाविड, और उससे उसको खतरा हो सकता है। सो द इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ महमूद गजनी वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट हिंदू शाही डायनेस्टी। ठीक है, हाउएवर इन 1001 AD जयपाल वॉज डिफीटेड and later on his successor Anand Pal fought with Mahmud in 1008-9 at Wai Hind, Peshawar, but he also suffered the same fate and his territories were subdued. महमूद गजनी ने जयपाल को हरा दिया, जयपाल के बेटे आनंद पाल को हरा दिया। कहाँ पे लड़ाई हुई थी? बैटल ऑफ वाई हिंद हुआ था पेशावर के पास। और ये पूरी जो पंजाब वाली टेरिटरी है, लाहौर, सियालकोट, सब पे कब्जा कर लिया। अकॉर्डिंग टू शाहनामा बाय फिरदौसी, इसका कोर्ट पोएट था फिरदौसी महमूद गजनी का, और उसने एक बुक लिखी है शाहनामा। महमूद रेडेड इंडिया 17 टाइम्स, 17 बार इंडिया को रेड किया महमूद ने। द एम वॉज टू प्लंडर रिच टेम्पल्स ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू फिनेंस महमूद स्ट्रगल अगेंस्ट हिज सेंट्रल एशियन एनिमीज़। भाई उस समय सेंट्रल एशिया में जहाँ से महमूद आया था वहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे एम्पायर थे, और जैसे इंडिया में जो हालत थी कि परमार जो है चौहान से लड़ाई कर रहे हैं, चौहान चंदेल से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे एम्पायर आपस में लड़ाई करते थे, वैसी स्थिति सेंट्रल एशिया में भी थी। तो इंडिया को वो बार बार रेड इसलिए कर रहा था क्योंकि इंडिया बहुत रिच कंट्री थी, और अपने सारे जितनी भी उसके सारे बैटल हैं वो इंडिया के द्वारा फिनेंस हो सके। ठीक है, हिज लास्ट रेड वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट सोमनाथ टेम्पल। पोस्ट महमूद गजनी गजनाविड एम्पायर बिकेम वीक following the rise of Seljuk Empire. Now the mighty Ghaznavid Empire was shrunk to Ghazni and Punjab. धीरे धीरे क्या हुआ, महमूद गजनी के बाद उसके सक्सेसर्स आए जो वीक थे, इनकैपेबल थे। ठीक है, गजनाविड एम्पायर श्रंक होने लगा, और एक और एम्पायर सेल्जुक एम्पायर जो है राइज करने लगा। तो जिससे गजनाविड एम्पायर, जो माइटी गजनाविड एम्पायर था, वो बहुत कम हो गया। वो सिर्फ अपने जो कैपिटल है गजनी वहाँ तक, और ये जो पंजाब वाला एरिया है जो ऑक्यूपाई किया था महमूद गजनी ने, बस वहीं तक सीमित रह गया। गजनाविड एम्पायर जो है वीक हो चुका था, सेल्जुक एम्पायर आ गया था। अब हम लोग थोड़ा सा 100-150 साल आगे बढ़ जाते हैं। टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी सेल्जुक एम्पायर वॉज ओवर रन बाय ख्वारिज़मी एम्पायर। ये ख्वारिज़मी एम्पायर भी, ये सेंट्रल एशियन टर्क्स ने, ये लोग एक्चुअली इस्लामिक नहीं थे। ख्वारिज़मी एम्पायर
ये लोग मैक्सिमम बुद्धिस्ट थे और इन्होंने ख्वारिज़मी एम्पायर बनाया और सेल्जुक एम्पायर को बिल्कुल एकदम श्रंक कर दिया। एंड एट द सेम टाइम वसाल्स ऑफ गजनाविड्स द घूर रेवेज गजनी एंड एक्सटेंडेड टू द थ्रोन। तो जो गौरिड्स थे, ये जैसा कि पहले ही बताया कि ये गौर एक जगह है अफ़गानिस्तान में, ये गजनाविड्स के ही जागीरदार थे कि भाई गजनाविड पूरे टेरिटरीज़ में गौर एक जगह थी जहाँ के ये लोग जागीरदार थे। गजनाविड्स वीक हो गए, इन्होंने सिंहासन पे कब्जा कर लिया। अब गजनाविड एम्पायर की जगह गौरिड एम्पायर हो गया, ये दिख रहा होगा। अब गौरिड एम्पायर को जो है एक्सपेंड करना है, तो कहाँ करेगा? ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि ख्वारिज़मी एम्पायर बड़ा ताकतवर एम्पायर था, सेल्जुक एम्पायर को उसने ठिकाने लगा दिए। तो अब ये नीचे ही आ सकता है इंडिया के पास, ठीक है। तो मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन सैम ऑल्सो नोन एज मोहम्मद गौरी attempted to penetrate into Gujarat by marching across Rajputana desert, but suffered a bad defeat at the hands of Gujarat ruler Bhim द्वितीय. By 1190, Muhammad Ghori made his base at Punjab and was poised for a thrust towards Delhi. अब इसमें क्या हुआ कि इसका जो सबसे ताकतवर राजा था गौरिड का, जिसका नाम था मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसको हम लोग मोहम्मद गौरी के नाम से भी जानते हैं, इसने पहली बार लगभग 1178 में, डेट आप लोग, हालांकि डेट की तो ज़रूरत भी नहीं है, 1178 में पहली बार गुजरात में इसने अटैक करना चाहा था। और आया कहाँ से था? वो थार डिज़र्ट से होता हुआ, राजपूताना से। तो उस समय गुजरात के सोलंकी राजा थे भीम द्वितीय, उनसे ये हार चुका था। 1190 में इसने सोचा कि अब मैं पंजाब के रास्ते से आऊँगा, ठीक है, पंजाब के रास्ते पूरा वो भटिंडा और वो तराइन और दिल्ली होते हुए, ठीक है। तो इसलिए इसने अपना बेस जो है पंजाब के आसपास बना लिया। तो अब ये 12th सेंचुरी की शुरुआत में इंडिया की क्या स्थिति थी? इंडिया जो है पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेटेड था, फ्रेगमेंटेड था, बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे, ठीक है, क्योंकि गुप्ता एम्पायर के बाद या हर्षवर्धन एम्पायर के बाद ऐसा कोई रूलर आया ही नहीं जो इंडिया को एज एन इंटीग्रेटेड एम्पायर जो होल्ड कर सकता हो। तो चौहान लड़ रहे हैं प्रतिहार से, सोलंकी लड़ रहे हैं परमार से, ठीक है। फिर उसके बाद एक गहड़वाल एक डायनेस्टी हुआ करती थी जो प्रतिहार डायनेस्टी से टूट कर आई थी, इनका भी चौहान लोगों के साथ बड़ा 36 का आंकड़ा था। तो इंडिया जो है उस समय फ्रेगमेंटेड था पूरी तरह से, और इस चीज़ का गौरिड एम्पायर ने बहुत बढ़िया फ़ायदा उठाया। पृथ्वीराज चौहान, द ओनली चौहान किंग हु रूल्ड ओवर दिल्ली, turned his attention towards Tabar Hind. Punjab happened to be a military base for Muhammad Ghori, who was also able to devising an attack on Ganga Valley. Hence, conflict was inevitable. पृथ्वीराज चौहान, हालांकि उनकी कैपिटल अजमेर थी, लेकिन वो दिल्ली, अजमेर दिल्ली वाला जो पूरा एरिया था वो चौहान किंग के पास था, पृथ्वीराज चौहान के पास। वो जो है ताबर हिंद यानी भटिंडा में अटैक करने का सोच रहे थे। मोहम्मद गौरी ने जो है पंजाब में अपना बेस बना रखा था कि भाई वो उसको तो दिल्ली को अटैक करना है, तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही था। दिस कॉन्फ्लिक्ट कल्मिनेटेड विथ द बैटल ऑफ तराइन इन 1191 वेयर गौरी फोर्सेज वेयर कम्प्लीटली राउटेड। हाउएवर पृथ्वीराज चौहान डिडंट आउट द गौरी फ्रॉम पंजाब। बैटल ऑफ तराइन हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ 1191 में, पृथ्वीराज चौहान बहुत आसानी से जीत गए और गौरिड को उन्होंने पंजाब से भगाया नहीं, पंजाब में रहने दिया, बस उसका एक्सपेंशन चेक कर दिया कि अब पंजाब से आगे मत आना। ये एक गलती हुई पृथ्वीराज चौहान से। जस्ट अ ईयर लेटर इन 1192 सेकेंड बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस एंड दिस बैटल इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। दिस बैटल वॉज वन बाई मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज वॉज कैप्चर्ड नियर सिरसा। एक साल मोहम्मद गौरी ने खूब तैयारी की, दोबारा बैटल ऑफ तराइन हुआ, बेस अभी भी मोहम्मद गौरी का पंजाब ही था, वहाँ से उसने अटैक किया और इस बार मोहम्मद गौरी जीत गया। जीतने के बहुत सारे रीज़न थे। एक तो उनकी, हालांकि पृथ्वीराज चौहान के पास आर्मी बड़ी थी, लेकिन उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा ट्रेंड थी मोहम्मद गौरी की। प्लस पृथ्वीराज चौहान का एक कमांडर जनरल हुआ करता था स्कंद, वो उस समय युद्ध में नहीं था, वो किसी और एक्सपेडिशन में था। तो मतलब फाइनली पृथ्वीराज चौहान हार गए। द टर्किश आर्मी कैप्चर्ड हंसी यानी हिसार, सिरसा
and also ravaged Ajmer. However, Prithviraj was allowed to rule over Ajmer for some times under suzerainty of Muhammad Ghori, but Delhi was snatched from him. Later on, Chauhan was executed. जब पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने हरा दिया, कैप्चर कर लिया, हालांकि दिल्ली तो छीन लिया गया पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन अजमेर में अभी भी उन्हें रूल करने के लिए इजाज़त दे दी गई अंडर सुजरेनिटी ऑफ कोर्स मोहम्मद गौरी। इसका पता हमें ऐसा चलता है कि उस टाइम के कुछ कॉइन मिले हैं अजमेर में, जहाँ पे कॉइन के एक सिरे पे पृथ्वीराज देव लिखा हुआ है और पीछे जो है मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। ऐसे कुछ कॉइन मिले हैं। मतलब इसका ये है कि कुछ समय अजमेर में उन्होंने शासन किया है पृथ्वीराज चौहान में, मोहम्मद गौरी के छत्रछाया में या सुजरेनिटी में जिसको कहा जाए। बाद में पृथ्वीराज चौहान को एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद क्या हुआ? पोस्ट सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, मोहम्मद गौरी रिटर्न बैक टू गजनी, लीविंग द अफेयर्स ऑफ इंडिया ऑन द हैंड्स ऑफ हिज स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज हिज स्लेव, टर्किश स्लेव, ही वॉज ऑल्सो हिज कमांडर जनरल। तो क्या हुआ कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद ये इंडिया नहीं रुके, ये वापस अपने कैपिटल गजनी चले गए। मेन एम गौरीड एम्पायर का ये था कि ये जो पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन वाला हिस्सा है, यानी ये दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश और उसके पहले अगर चले जाएं तो पंजाब, ठीक है, फिर सियालकोट और फिर इधर ऊपर गजनी तक, ये पूरा गौरीड डायनेस्टी में आ जाए। बड़ा फर्टाइल ट्रैक्ट था। तो इन 1194 मोहम्मद गौरी रिटर्न टू इंडिया एंड मूव टूवर्ड्स कन्नौज। कन्नौज में उस समय गहड़वाल डायनेस्टी हुआ करती थी जिसके राजा थे जयचंद। ही मेट विद द आर्मी ऑफ जयचंद एट चंदावर एंड इमर्ज्ड विक्टोरियस। इन्होंने जयचंद की आर्मी को भी हरा दिया बैटल ऑफ चंदावर में। चंदावर एक जगह है कन्नौज के पास, तो बैटल ऑफ चंदावर भी याद रखें। और अब बनारस वाला पूरा जो कन्नौज बनारस, ये जो पूरा एक ट्रैक्ट था वो भी गौरीड डायनेस्टी के अंडर आ चुका था। दस द बैटल ऑफ तराइन एंड द बैटल ऑफ चंदावर लेड द फाउंडेशन ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। अब टर्किश रूल स्टैब्लिश हो चुका था इंडिया में। इंडिया के पास कोई भी ऐसा किंगडम नहीं था, चाहे वो कलचुरी हो, परमार हो, चंदेल हो, जो इस गौरीड एम्पायर को मतलब चैलेंज कर सके। अब ये पूरी तरीके से गौरीड एम्पायर में आ गया था। अब मेन काम ये था गौरीड एम्पायर का कि वो और अपने आप को एक्सटेंड करे। फिर हम लोग देखेंगे कैसे इन्होंने बंगाल पे कब्ज़ा किया, कैसे इनका जो मेजर जनरल था वो बख्तियार खलजी, उसने कैसे बिहार को रेवेज किया। वो सारी चीज़ें वो तो ठीक है, कंसोलिडेशन का पार्ट है, लेकिन ये बैटल ऑफ तराइन एंड बैटल ऑफ चंदावर ने ये बता दिया कि गौरीड डायनेस्टी अब इस्टेब्लिश हो चुकी है इंडिया में। तो इस तरीके से जो है टर्क्स इंडिया आए, इंडिया पे आक्रमण किया और इंडिया को कॉन्कर किया। तो फ्रेंड्स, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई टर्किश रूल कैसे इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को कि इनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, इनकी इकोनॉमिक सिस्टम क्या थी, कल्चरल डेवलपमेंट्स क्या थे, उस समय का रिलीजन क्या था, ये हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट करके हमें ज़रूर दें। और कोई भी सवाल आपके मन में आए तो पूछें। मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।